हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके CMA एंटर के ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट। इस सेशन में हम सिर्फ फैसिलिटी लोकेशन की बात करेंगे। अब ये न्यू सिलेबस के लिए है। अब फैसिलिटी लोकेशन के कुछ आपको मैथमेटिकल टूल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि हमें फैसिलिटी लोकेशन जो है उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके फैसिलिटी लोकेशन डिसाइड करते हैं। देखिए, अभी तक जो हम कर चुके हैं, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहती है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड क्वालिटी के चैप्टर में। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना चाहते हैं या इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन अराइजेस, कितना प्रोड्यूस करें। तो उसके लिए हमें आंसर कहाँ से मिलेगा? हमने क्या किया था, वहाँ पर सेल्स फोरकास्टिंग या डिमांड फोरकास्टिंग किया था। उसमें हमने बहुत सारे क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स की डिस्कशन की थी। अच्छा, हमने ये भी पता कर लिया कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। देन क्वेश्चन अराइज करना होता है कि वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस करें उसको। अगर हम इंडिया में लोकेटेड हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारे पास काफ़ी फाइनेंस अवेलेबल है और हमारे जो कनेक्शंस हैं वो भी अच्छे हैं तो हम इंडिया से बाहर भी अपनी फैक्ट्री जहां अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट अगर आप देखते हो कि नहीं, हमारी जो रीच जो है वो बाहर नहीं हम एस्टैब्लिश करना चाहते, हम इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इंडिया में भी कहाँ एस्टैब्लिश करें। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी जो फैसिलिटी है वो कहाँ पर लोकेट होगी। बट फैसिलिटी लोकेशन डिसाइड करने से पहले हम देखते हैं कि फैसिलिटी का मीनिंग क्या होता है एंड लोकेशन का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैसिलिटी का डेफिनेशन देखते हैं। फैसिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि टाइप ऑफ ए सेटअप दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स टू रन इट्स ऑपरेशन, कि कैसा सेटअप उसको चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द फैसिलिटी, जो कि उसको चाहिए अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, या जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, जो उसने प्रोडक्ट डिसाइड किया है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, या जो भी उसने सर्विसेज सोची हैं कि वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटी। तो फैसिलिटी की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन, फैसिलिटी हमारा क्या होता है। तो फैसिलिटी क्या होता है, मेरे साथ लिखेंगे कि फैसिलिटी इज अ टाइप ऑफ, व्हाट इज फैसिलिटी, टाइप ऑफ सेटअप दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स टू रन इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, and produce required product, or in other words we can say and delivers intended services, जो हमने सोची हैं intended services to whom, customers, दैट इज कॉल्ड द फैसिलिटी, उसको हम फैसिलिटी कहते हैं। देन क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज लोकेशन। लोकेशन का मतलब वो ऐसा प्लेस यहाँ पर इस फैसिलिटी को, जो हमने सोची है कि हम ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे जहाँ पर हम उसको लोकेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। इट मीन्स फैसिलिटी लोकेशन टू वर्ड से बना है। वन इज फैसिलिटी जो कि हमारा सेटअप होता है, लोकेशन मीन्स ये सेटअप हम कहाँ पर लोकेट करेंगे। तो लोकेशन का मीनिंग क्या लिखेंगे हम, लोकेशन का मीनिंग हम क्या लिखेंगे, द प्लेस। लोकेशन क्या होता है, एक प्लेस होता है, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से अ रीजन वेयर द अबव मेंशन्ड, जो हमने ऊपर लिखा है अबव मेंशन्ड फैसिलिटी मे बी एस्टैब्लिश्ड। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फैसिलिटी लोकेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, फैसिलिटी लोकेशन।
अब फैसिलिटी जब आप लोकेट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे। मीन्स आप किसी भी प्लेस पर उसको लोकेट कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में उसको लोकेट कर सकते हैं। बट हम किस रीज़न को, किस प्लेस को जो है वो प्रेफरेंस दें, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स जो हैं, हम जो भी फैसिलिटी लोकेशन के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि जब हम फैसिलिटी लोकेशन के लिए जो है डिसाइड करते कि कहाँ पर ये लोकेशन होगा, तो ये जो डिसीज़न है ये कौन सा डिसीज़न है? इज़ इट शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, मिडल टर्म डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म? आंसर आप देंगे, राइट। आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है तो आप इजीली आंसर दे पा रहे हो कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होता है। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होता है, बिकॉज ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर लॉन्ग टर्म पर इम्पैक्ट डालेगा। अब फैसिलिटी लोकेशन डिसाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। कुछ मेथड्स जो हैं वो क्वालिटेटिव हैं, कुछ मेथड्स क्वांटिटेटिव हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं? आप उस प्लेस पे जाइए, आप उस प्लेस को जाकर देखिए कि वहाँ पर जो है, जो भी आपको स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल सेट वहाँ पर कितना अवेलेबल है। आपको जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और इन अदर वर्ड्स जो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। और आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली आपका एक लॉजिस्टिक सिस्टम होगा जो रॉ मटेरियल लेके आएगा, आपके फिनिश्ड गुड्स को लेके जाएगा, आपके वेरियस वेयर हाउस या आपके रिटेल हाउसेस। तो आपको एक कंप्लीट लॉजिस्टिक सिस्टम भी सेटअप करना पड़ेगा जो हायर करना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर उसकी फैसिलिटी कैसी है। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, लोग कैसे हैं, लिटरेसी रेट कैसा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि हमने वो फैसिलिटी जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो है वो लगानी है। और ये सारे फैक्टर्स सभी प्रोडक्ट्स पर जो है एक जैसा इम्पैक्ट नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आइसक्रीम का फैक्ट्री लगाना है, देन आपको कुछ ज़्यादा स्किल्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप ऑन द कॉन्ट्रेरी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग मीन सर्विसेज जो है वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ पर जो है लिटरेसी रेट उस रीजन का ज़्यादा चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो है वो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर एक शुगर फैक्ट्री लगानी है तो उसके ये सभी फैक्टर उसके लिए अलग से इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप जो एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, एप्पल का आईपैड या फ़ोन बनाना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से फैक्टर्स कितना इम्पैक्ट डालते हैं। उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना क्या डिसाइड करते हैं, लोकेशन डिसाइड करते हैं। एक तो आप वैसे ही देख लीजिए कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, या आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसके रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कितना इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप कंसीडर करते हो, देन ये होते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स जिसको आप मेज़र नहीं कर रहे हो। कुछ हम इन्हीं फैक्टर्स पर कुछ मैथमेटिकल टूल्स लगाकर भी लोकेशन डिसाइड करते हैं। आज की क्लास में हम उसी मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थ्योरी क्लासेस में इसकी जो कंप्लीट डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ। बट मेरा आज फोकस रहेगा कि फैसिलिटी लोकेशन के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके थ्रू हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारी फैसिलिटी का लोकेशन कहाँ होना चाहिए। देखो, इस चैप्टर का नाम है लोकेशन एंड लेआउट। लेआउट जो है आगे डिस्कशन होगी। लेआउट का मतलब है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरी फैसिलिटी यहाँ पर होगी, उसके बाद उसका इंटरनल सेटअप कैसे होगा, मशीनरीज कहाँ पर होंगी, R&D डिपार्टमेंट कहाँ पर होगा, पावर जनरेशन डिपार्टमेंट कहाँ पर होगा, उसका जो इंटरनल सेटअप डिसाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड लेआउट। कौन सा डिपार्टमेंट जहाँ इन्वेंट्री जो वेयर हाउसेस हैं कहाँ कहाँ पर होंगे, उसको डिसाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड लेआउट। आज का डिस्कशन है लोकेशन का। तो आ जाइए अपनी बुक में, आ जाइए, आप स्टडी मैट भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, फैसिलिटी लोकेशन
आइए यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ कुछ नहीं है, एक बार देख लीजिए अपनी बुक में। तो मेजर डिसीजन मेकिंग क्या होती है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट का सिलेक्शन और फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं जो हमने डिस्कशन किए हैं। देन क्वेश्चन अराइज होता है वेयर टू एस्टैब्लिश, हम वो सेटअप क्या है, फैसिलिटी कहाँ पर जो है वो हम लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो देखिए कि नीड ऑफ द अप्रोप्रिएट फैसिलिटी लोकेशन, डिपेंड अपॉन नीड पहले क्या है, क्या आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, डिवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो आपका लोकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मान लीजिए वहाँ पर आपको लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वहाँ पर अब उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आपको फैसिलिटी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। गुड फैसिलिटी लोकेशन कौन सा होता है? गुड फैसिलिटी लोकेशन ऐसा होता है यहाँ पर जो कि नियर टू रॉ मटेरियल, मीन्स वहाँ पर रॉ मटेरियल, लेबर वहाँ पर जो है इजीली अवेलेबल हो, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट हो, जो भी हमारा कॉस्ट है वो कम से कम आए, क्योंकि समटाइम्स कुछ प्लेसेस पर लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, कुछ प्लेसेस पर लेबर जो है वो सस्ती मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने सेटअप्स जो हैं वो इंडिया में करते हैं, क्योंकि लेबर जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री उनको जो है वो ज़्यादा रीज़नेबल वेजेस पर मिल जाती है। फिर सोशियो कल्चरल या कम्युनिटी या पॉलिटिकल इशू कैसे है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप अपनी फैसिलिटी को लोकेट करना पसंद नहीं करोगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का वहाँ पर कैसा है, क्राइम रेट कैसा है, या पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उनका इंटरफेरेंस कैसा है, या कितना वो इंडस्ट्री को प्रमोट करती हैं। अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उस स्टेट्स की बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज़ लेके आती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती हैं। अब उत्तराखंड का एग्जांपल ले लो, उसको प्रमोट करने के लिए नंबर ऑफ पॉलिसी वहाँ की गवर्नमेंट लेके आई हुई है। तो वो पॉलिसीज़ में वो MSME पॉलिसीज़ भी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वहाँ पर, और फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है जो पर्सन वहाँ पर न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करता है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि रीज़न जो है वहाँ पर कौन से फैक्टर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, और वहाँ उन फैक्टर्स हैं वो कितने आपके फेवर में हैं, वो सारा डिसाइड करना। ये एक क्वालिटेटिव फैक्टर्स है कि आप पहले ये देखते हो। इन्वायरमेंटल कंसर्न, समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी कंट्री में इन्वायरमेंटल रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आपकी जो फैक्ट्री में जो भी एमिशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ के रूल रेगुलेशन कैसे है, और आप उस एमिशन जो भी एमिट कर रहे हो उसको कैसे वहाँ पर डिस्पोज करना है। और अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली कम्पिटिटिव प्रेशर कितना है वो सारा आपको चेक करना पड़ता है। इन नटशल आप ये दे सकते हो कि आप वाटर फैसिलिटीज़ वहाँ पर चेक करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब हम ये वाला करने वाले हैं कि हमारी कुछ अप्रोचेस जो होती हैं, ये तो हमने वैसे ही फैक्टर्स देख लिए कि ये फैक्टर्स कैसे हैं। अब इन फैक्टर्स को देखने के बाद इनको एनालाइज भी तो करना पड़ेगा, इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज भी तो करना पड़ेगा। इन फैक्टर्स को एनालाइज कैसे किया जाता है? कुछ आपके पास मैथमेटिकल टूल्स हैं। कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला है फैक्टर रेटिंग मेथड, फिर है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, फोर्थ इज ऑप्टिमाइजेशन एंड हेरिस्टिक मॉडल। आपको इनमें से ये वाला मॉडल नहीं है, ये 3 मॉडल आपने यहाँ पर करने हैं। अब क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि इन फैक्टर्स को देखने के लिए हमारे पास एनालाइज करने के लिए कुछ मैथमेटिक्स टूल हैं जो कि हम करने जा रहे हैं। कौन कौन सी आपको अप्रोचेस मैथमेटिकल दी हुई हैं? फर्स्ट दी गई है फैक्टर रेटिंग मेथड, सेकंड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, एंड फोर्थ है ऑप्टिमाइजेशन एंड हेरिस्टिक मॉडल। इसमें से 3 मॉडल आपको करने हैं। वैसे तो एक और मॉडल भी होता है, अप्रोच भी होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। आई थिंक आपने कॉस्टिंग में इसको पढ़ा होगा। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस अगर आप रिकॉल कर पाओ, या कॉस्टिंग नहीं किया तो मैं आपको बता दूं
कि हम देखते हैं कि वेरियस प्लेसेस पर कोई भी फैक्ट्री लगाने पर कितना कॉस्ट इनकर होता है और कितने वॉल्यूम पर, अगर हम दो वर्ड इंक्लूड है ना, कॉस्ट एंड अदरवाइज इज वॉल्यूम। कॉस्ट कौन कौन सी होती है? एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के यही दो एलिमेंट होते हैं। वॉल्यूम मीन्स हम इन दोनों जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करते हैं। कॉस्ट मीन्स किसी प्लेस पर जो है वो कॉस्ट कितना इनकर्ड हो रहा है। अगर हम 1000 प्रोडक्ट बनाएं, अगर हमारी डिमांड 5000 होगी तो कॉस्ट पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर प्लेसेस पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट डिफरेंट होती है। उसके लिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है, इसी में आपके न्यू सिलेबस में इलिस्ट्रेशन 19 देखिए, वो एक्चुअल में इसी का क्वेश्चन है। अब अलग से उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कोई सेंस बन रहा है, बट वो इसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक और अप्रोच होती है कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि वेरियस लोकेशंस ले लेते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है और किस वॉल्यूम पर किस लोकेशन में हम ऑपरेट करें कि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो पाए। वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं फैक्टर रेटिंग मेथड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल अगर ट्रांसपोर्टेशन क्लास में बहुत ही डिटेल में सिखा चुकी हूँ मैं। तो ये दो अप्रोचेस आज हमारे डिस्कशन का मुद्दा है। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है? फैक्टर रेटिंग मेथड। क्वेश्चन क्या माइंड में आया, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अप्रोच वहाँ लगानी है? क्या वहाँ पर गिवन होगा? मोस्ट ऑफ टाइम गिवन होगा, बट अगर गिवन नहीं है, अगर आपको पूछे कि इन लोकेशन में से कौन सा बेस्ट लोकेशन है, तो आप कैसे अपनी जजमेंट दोगे? डिपेंड अपॉन आपको वहाँ पर कैसा डेटा प्रोवाइड किया गया है। डेटा पर आप डिसीजन करोगे कि इस पर कौन सा मेथड लगने वाला है। पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर रेटिंग मेथड। अच्छा, कॉस्ट वॉल्यूम मेथड में आप सोचो ना क्या दिया होगा, क्या दिया होगा? आपको बहुत सारी लोकेशन दी होंगी, उसका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वेरियस लोकेशन का दिया होगा। आप अपने इलस्ट्रेशन 19 को चेक करो, वहाँ पर ये सब गिवन है। तो इट मीन्स वहाँ पर उसने कॉस्ट वॉल्यूम मेथड लगा के कौन सा लोकेशन बेस्ट होगा वो डिसाइड किया हुआ है। फैक्टर रेटिंग मेथड में हमें क्या गिवन होना चाहिए? इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? वन इज फैक्टर एंड अनदर वन इज रेटिंग। मीन्स आपको वेरियस फैक्टर्स दिए होंगे और उनका रेटिंग भी दिया होगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप एयर ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि एट द एंड ऑफ योर ट्रैवल एक स्क्रीन पर जो है एक मैसेज आ जाता है कि आप हमें रेट कीजिए। आपको स्केल दिया होता है कि 1 से 5 के स्केल पर आप हमारी जो एयरक्राफ्ट है उसकी कह लो फ्रेंडलीनेस या क्लीनिनेस, फूड, इन सबको कितना कितना रेट करोगे। तो 1 से 5 के स्केल पे आपको पूछा होता है। तो 1 मीन्स वेरी बैड और 5 मीन्स एक्सीलेंट और इन बिटवीन मॉडरेट रहता है, राइट। तो ऐसा ही पहले आपको दिए होंगे कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसमें ये फैक्टर्स हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, फैक्टर हो सकते हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही हूँ। फैक्टर क्या हो सकते हैं कि वहाँ पर मुझे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। स्किल्ड लेबर कैसा होगा? प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट कैसा होगा? प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ये मेरे फैक्टर्स हैं। और इवन आपके क्वेश्चन में भी दिए होंगे वहाँ पर टैक्स रेट कैसे हैं, टैक्सेस कैसे हैं, या आपको दिया हो सकता है कि कॉस्ट कितना, आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको गिवन होंगे। अब इन फैक्टर्स में आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसका कितना इम्पैक्ट बढ़ता है। मतलब कोई फैक्टर आपके लिए ज़्यादा जो है वो ज़्यादा रेलिवेंस रखता होगा, कुछ फैक्टर कम रेलिवेंस रखते होंगे। जैसे आइसक्रीम की फैक्ट्री है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर आपके लिए कम रेलिवेंस रखता है। अगर सॉफ्टवेयर की जो कंपनी आप ओपन करने जा रहे हो तो वहाँ पर स्किल्ड लेबर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी फैक्टर्स को क्या देना पड़ेगा? वेट।
क्या असाइन करना पड़ेगा? वेट असाइन करना पड़ेगा। अब वेट कैसे असाइन करेंगे? 1 to 5 के स्केल पर। दोबारा से ये मेथड कैसे यूज़ होता है? देखो, 2 टर्म्स हैं, फैक्टर एंड रेटिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको रेलिवेंट हैं। फिर आप डिसाइड करोगे कौन सा फैक्टर आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा वेटेज रखता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए एक एक्सपर्ट का पैनल बिठाया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप इन सभी फैक्टर्स के बाद बताइए कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ज़्यादा वेटेज है, कौन सा कम है, और 1 to 5 के स्केल पे देना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेट डिसाइड किया जाता है। मान लो एक्सपर्ट ने, कैसे होगा वो क्वेश्चन करके हम देखेंगे। मान लो कि एक्सपर्ट्स ने आपको बताया, इसको एक टेबल में लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ये क्वेश्चन कर लें। मान लीजिए कॉस्ट, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, टैक्स एंड लेबर, ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। हमने एक्सपर्ट्स से पूछा कि भाई बताओ इनको कितना वेट्स दिया जाए। तो एक्सपर्ट्स ने बोला हमें कि देखो जो कॉस्ट है ना उसका वेट ज़्यादा रखो, क्योंकि देखो जो प्राइस होती है ना प्रोडक्ट की, उसमें कॉस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। तो सबसे ज़्यादा वो जो वेटेज देते हैं, किसको देते हैं? कॉस्ट को देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मार्केट, ठीक है हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो आप ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म पे भी सेल कर सकते हो, तो मार्केट की प्रॉक्सिमिटी कम भी होगी तो चलेगा, तो 0.2 उसको वेट दे दिया। टैक्स, वो कहते हैं मोर और लेस हर रीजन में टैक्स तो सेम ही होता है, तो किसी भी लोकेशन में जाओ तो वैसा ही टैक्स है, तो 0.1 उन्होंने वेट दे दिया। फिर लेबर की बात, कहते लेबर जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, तो इसकी तो इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको आप 0.4 दो। तो अल्टीमेटली 3, 2, 5, 6 और 4, 1, मतलब आपने परसेंटेज में, अगर मैं परसेंटेज की उसके लूँ तो 30% इसको दिया, 20 इसको दिया, 10 इसको दिया, 40% इसको दिया। तो ऐसे ही वेट्स देते हैं जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। आपको एक्स दिया होता था, वेटेज दिया होता था, तो वेट को दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालते थे कि ऑन एंड एवरेज ये रहेगा। तो ऐसे हमने वेट्स असाइन कर लिए। तो सबसे पहले फैक्टर रेटिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो फैक्टर्स पता होना चाहिए, फिर आपको वेट्स बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो कैसे निकालना क्वेश्चन में करते हैं। वेट्स आपको दे दिए, उसके बाद आपको लोकेशंस बताई जाएंगी। मान लो आपको 4 लोकेशंस दी हुई हैं, L1, L2, L3, चलो मान लीजिए 3 लोकेशंस हैं मेरे पास, L1, L2, L3। अब इन लोकेशंस पर अब आप देखेंगे कि इन लोकेशन पर जो है कॉस्ट कितना आ रहा है, उस रेटिंग तो करना पड़ेगा। अब लोकेशंस को भी रेटिंग करना पड़ेगा। रेटिंग कैसे करोगे? लोकेशंस की रेटिंग आप करोगे 1 to 10 के स्केल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर लिखे, वेट्स की रेटिंग कैसे की? 1 to 5 के स्केल पे। उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि किस फैक्टर को ज़्यादा वेट देना है, किसको कम देना है। फिर हमने लोकेशंस देखी, लोकेशन को अब एवरी लोकेशन को हम 1 to 10 के स्केल पर रेटिंग देंगे। अब हम देखते हैं, हमने L1 लोकेशंस पर गए, हमने देखा कि वहाँ पर रॉ मटेरियल तो काफ़ी सस्ता मिलता है और एज़ कम्पेयर टू L2, L3 में ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो L1 पर जो है वो काफ़ी सस्ता जो है हमें मटेरियल मिल जाता है, तो यहाँ पर हम इसको जो है 1 to 10 के स्केल पर रेटिंग थोड़ी ज़्यादा दे देंगे। तो हमने इसको जो दी 10 इसको रेटिंग दे दी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सस्ता मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू अनदर लोकेशंस। अब दूसरी लोकेशंस पे जाते हैं, अब इसको कितनी रेटिंग दे? इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर मटेरियल जो है वो कम सस्ता है, तो यहाँ पर फिर इसको पर 10 नहीं है, इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है पर इसके कंपैरेटिवली कम है, तो 1 to 10 के स्केल पर हमने इसको 9 दे दी और इसको 7 दे दी। ऐसे आपको ये रेटिंग दी होगी, आपने नहीं जजमेंट करनी, आप जाके थोड़ी देखोगे, तो ये सब रेटिंग आपको गिवन होगा। तो ऐसे ही फिर मार्केट, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट,
उसके अकॉर्डिंग आप हर लोकेशन को कैसे रेट करोगे, 1 to 10 के स्केल पर कैसे रेट करोगे। तो आपने देखा कि जो L1 है वो पास में है मार्केट के, पर जितना L3 है उतना नहीं है। मतलब L3 तो बिल्कुल पास है मार्केट के, बिल्कुल वहीं पर जो है वो प्रोडक्ट मैक्सिमम आपका सेल होगा। तो इसलिए इसको तो 10 दे देते हैं, इसको तो 10 दे देते हैं और इसको 7 दे देते हैं। और L2 लोकेशन तो मार्केट से बहुत दूर है, हिली एरिया में नहीं हो सकता वहाँ पर, तो इसको हम 3 दे देते हैं, राइट। ऐसे ही टैक्सेशन के देखेंगे कि टैक्स, क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ वगैरह देती हैं, तो उसके स्केल पर हमने इसको 7 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 10 दे दिया, क्योंकि ये जो लोकेशन है उत्तराखंड में है और बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और बहुत सारी पॉलिसीज़ और सब्सिडीज़ बहुत सारी गवर्नमेंट लेके आई है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो उसको हमने 1 to 10 के स्केल पर 10 रेट दे दिया। ऐसे ही फिर लेबर का आ गया, तो इसको हमने 6, 8 और 5 दे दिया। अब देखो सारे फैक्टर्स की रेटिंग कर दी हमने, हर फैक्टर का वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग अब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप इसको जो है L1 इसको X मानो और इसको W मानो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस ये, तो मीन्स आपको यहाँ पर सम ऑफ X W निकालना है सबका, L1 का भी, L2 का भी, L3 का भी। अब आप ये खुद करें और मुझे बताएं कितना आ रहा है। आप कैलकुलेटर ले लीजिए, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, सबको प्लस कर लीजिए। कैसे करना है मैं एक आपको करके दिखाती हूँ। L1 का देखिए, L1 का देखिए क्या करेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6। बताइए कितना आ गया, बोलिए बोलिए, कर लिया। तो 0.3 ये तो 3 आ जाएगा, ये 14 1.4 आ जाएगा, ये 0.7 आ जाएगा, ये 2.4 आ जाएगा, प्लस कीजिए तो ये 7.5। तो कितना आया आपका, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये मेरा आ गया 7.5। सो ऑन, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 9, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस, और सभी को प्लस करके बताइए कितना आ रहा है। तो ये आपका अराउंड 7 आ जाएगा और ये 7.1 आ जाएगा। अब हमने फैक्टर्स देख लिए, उनकी रेटिंग देख ली, उनकी वेटेज देख लिया, उसके अकॉर्डिंग जिसका मैक्सिमम रेटिंग आएगी। अब मैक्सिमम रेटिंग किसको मिल रही है, L1, मीन्स L1 लोकेशन दी बेस्ट है। तो आपकी फैसिलिटी की लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, L1। तो फैसिलिटी लोकेशन मेथड ऐसे यूज़ होता है। उसके लिए पहले फैक्टर्स लीजिए, उनको वेट असाइन कीजिए, फिर आप जो जितनी भी लोकेशंस हैं उनकी रेटिंग करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे मैक्सिमम रेटिंग किस लोकेशन की आ रही है। तो देखते हैं आपकी बुक के क्वेश्चन को कि उस क्वेश्चन कैसे आपको दिया गया है, क्या आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे। चलिए आइए बुक में, इलस्ट्रेशन 9 आइए मेरे साथ रीड करेंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह। कहता है, सपोज एन ई कॉमर्स कंपनी वांट्स टू ओपन सेंट्रल ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंटर इन कोलकाता साउथ इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को में ई कॉमर्स कंपनी, आप अमेजोन ले लो, वो कहते हैं कि हम एक सेंटर फुलफिलमेंट ऑर्डर जो है वो ओपन करना चाहते हैं। मीन्स एक बिग वेयर हाउस है जहाँ से बाकी वेयर हाउस को जो है वो प्रोडक्ट हम भेजेंगे। अब वो सेंट्रल वेयर हाउस कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। द पॉसिबल लोकेशन, हमारे पास पॉसिबल लोकेशन क्या है, हमें 3 लोकेशन दी गई हैं, L1, L2, L3। कहता है कंपनी फॉर्म ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, कंपनी ने एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट फॉर्म किया। द टीम आइडेंटिफाई 6 फैक्टर्स, वो उनको 6 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना था कि किस किस फैक्टर्स का कितना वेटेज है। तो किस किस फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर थे उन्होंने बताया, F1, F2, F3, F4। मेरी एग्जांपल को याद करिए, F1 ले लीजिए, क्या कि कॉस्ट कितना है और आपका प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट कितना है, आपका टैक्सेस कैसे है, आपका लेबर कैसे है, ये उन्होंने फैक्टर्स दे दिए हैं।
टू एवेल्युएट L1 टू L3, L1 से लेके L3 तक जितनी लोकेशंस हैं उनको इन फैक्टर्स के बिहाफ पर आपको एवेल्युएट करना है। तो बताइए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे। अच्छा, फैक्टर के बेस पर हमें पता होना चाहिए कि हमें हर एक फैक्टर को कितना, अब ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट आपको दिया होगा कि उन्होंने ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ने कितना कितना रेटिंग वेटेज उसको दिया है। तो देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ बट वो गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कहता है दिस सिचुएशन कैन बी सॉल्व यूजिंग ए फैक्टर रेटिंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स क्या है कि जो एक्सपर्ट हैं वो 1 to 5 के स्केल पर आपके सभी फैक्टर्स को क्या करेंगे, वेट्स देंगे। तो उन्होंने, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ये आपको गिवन होगा, इतना गिवन होगा कि ये फैक्टर्स है और एक्सपर्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपको टेबल वहाँ पर दिया होगा। वेट आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, जब उन्होंने, जो एक्सपर्ट 1 है वो कहता है जो फैक्टर 1 है, जो कॉस्ट है भाई उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो मैं उसको तो 4 जो है वो 4 दूंगा। और एक्सपर्ट कहता है कि नहीं ठीक है, कॉस्ट ठीक है और ऑलमोस्ट सभी जगह पर इतना ही होता है, तो वो 3 दे रहा है, ये भी 4 दे रहा है, ये भी 4 दे रहा है और एक्सपर्ट 3 दे रहा है। तो सभी एक्सपर्ट्स ने अपना अपना जो है वो 1 to 5 के स्केल पर अपने अपने पॉइंट्स दे दिए। अगर आपको सिर्फ इतना ही गिवन होगा देन आप वेट्स कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे, आपने क्या करना है कि जो भी टोटल इनका स्कोर बनता होगा, फर्स्ट फैक्टर क्या है, कॉस्ट, उस कॉस्ट का जितना भी आपका स्कोर बनता होगा इसको प्लस कर लेंगे। कितना बनता है, 18 हमने स्कोर दिया किसको, फैक्टर 1 को, और इसका टोटल कर लेंगे। 24 हमने दिया स्कोर किसको, फैक्टर 2 को, और इसका भी प्लस कर लेंगे। 19 स्कोर दिया फैक्टर 3 को और इसका प्लस कर लेंगे 7। तो टोटल कितना बन गया, 68 में से 18 पॉइंट इसको मिल रहे हैं, तो इसका वेटेज कितना हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 68 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वेट निकल जाएगा। ऐसे ही इसका वेट कैसे निकलेगा, 24 डिवाइडेड बाय टोटल 68 और मल्टीप्लाई बाय 100, इसका भी वेट निकल गया, एंड सो ऑन। ऐसे आपने वेट्स निकालने हैं। सम टाइम क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे, नहीं गिवन है, आपके एक्सपर्ट्स के स्केलिंग पॉइंट गिवन है, तो उन स्केलिंग पॉइंट को हर फैक्टर्स का टोटल करना है, फिर टोटल पॉइंट्स देखने हैं, तो टोटल पॉइंट्स में हर फैक्टर को कितने मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आप वेट्स असाइन करेंगे, तो ये हमारे वेट्स निकल जाएंगे। तो जब हमने वेट्स निकाली तो वेट क्या निकला, 0.3, 0.2, 0.1 और 0.4, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अभी हमने की है। और ऐसे ही फिर मैंने क्या लिया था, ये फैक्टर्स लिखे थे, वेट्स असाइन हो गया। ये फैक्टर क्या थे, कॉस्ट था, फिर मार्केट था, और उसके बाद क्या था आपका, टैक्सेस था, देन लेबर था, और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या दिया था, पॉइंट्स दिए थे, यही पॉइंट्स थे, 10, 9, 7, 7, 3, 10, 7, 5, 10, यही पॉइंट्स दिए थे। अब मुझे बताइए हर लोकेशन का कौन सी लोकेशन बेस्ट है, कैसे निकलेगा, आप इनके सामने वेट्स लिख देंगे। वेट्स कैसे निकालें वो मैंने आपको बता दिया। देन हर लोकेशन के पॉइंट्स लिखेंगे, हर लोकेशन को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आया था, 7.5। तो ऐसा ही आपको सिर्फ फैक्टर्स दिए होंगे, कैसे करना है, फैक्टर्स गिवन होंगे, वेट्स आपको निकालने भी हो सकते हैं, गिवन भी हो सकते हैं, निकालने हैं तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि 1 to 5 के स्केल पर कितने पॉइंट्स मिले हैं और कितने टोटल पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वेट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर हर फैक्टर्स को, हर लोकेशंस को उस वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस करते जाना है, तो देन आपको पता चल जाएगा आपकी एप्रोप्रिएट जो लोकेशन है, जब बेस्ट लोकेशन है वो कौन सी होगी। दिस इज़ कॉल्ड फैक्टर रेटिंग मैथड। चलिए ये हो गया हमारा फैक्टर रेटिंग मैथड। नेक्स्ट करेंगे हम, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई ख़ास नहीं है, न्यू सिलेबस में डाला है बट ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक क्या होती है, कहाँ पर लगाएंगे, देखो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक
ये वहाँ पर लगता है, यहाँ पर आपको एक सोर्स होता है और उस सोर्स से आपको डिफरेंट लोकेशन पर जो है वो डिफरेंट लोकेशन की डिमांड को फुलफिलमेंट करना। सोर्स एक ही है, मान लो एक वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस जो वो वेयर हाउस है वो डिफरेंट लोकेशन की जो डिमांड है उसको फुलफिलमेंट करेगा। समझ नहीं आई? मैं आपको बताती हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक मैप बनाती हूँ, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखो, इधर देखो, ये है वाई कोऑर्डिनेट्स। अभी एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड समझते हो? मैं आपको बताती हूँ। लॉन्गिट्यूड मतलब कोई लोकेशन जो है वो, अगर हम अर्थ देखें तो लॉन्गिट्यूड से पता चलता है कि वो अर्थ के किस हाइट पर, एक तरह से हाइट है, अब इतनी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, किस हाइट पर और कितनी दूरी पर। लैटिट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड होता है जिससे उसका लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली अर्थ के किस पार्ट पर लोकेट है उसका पता चलता है, तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है। यहाँ पर उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स आपने वो सेंटर ढूंढना है जिससे कि आप इजीली हर जो लोकेशन है उसकी डिमांड को फुलफिलमेंट कर सको। तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर्स हैं यहाँ पर आपने जिनकी डिमांड को फुलफिलमेंट करना है उनकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, मीन्स उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वो कहाँ पर लोकेट हैं उनकी लोकेशन गिवन होगी। तो मान लीजिए कि एक मेरा सेंटर यहाँ पर लोकेट है, यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लिख लेते हैं, ये 60 है, ये 100 है, ये 60 है, 100 है। एक ये वाला लोकेशन है, एक मेरा ये सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर है, एक मेरा ये वाला सेंटर है, एक मेरा ये वाला सेंटर है और एक मेरा ये वाला सेंटर है, राइट। अब इन सभी की डिमांड को फुलफिलमेंट करने के लिए मुझे एक सोर्स मीन्स एक बड़ा वेयर हाउस ओपन करना है, या मुझे फैक्ट्री लगानी है। मान लो ये वेयर हाउस है, मैं मुझे फैक्ट्री लगानी है। अब मैं फैक्ट्री कहाँ पर लगाऊं कि इजीली यहाँ पर जो है वो उनकी डिमांड फुलफिलमेंट हो जाए, जहाँ उनको हम अपने फिनिश प्रोडक्ट जो है इजीली डिलीवर कर पाए। तो वो कैसे डिसाइड होता है? उसके लिए मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक। तो इट मीन्स कि आपको डिफरेंट लोकेशंस का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड गिवन होगा। अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक लगानी होगी तो मीन्स आपको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे कि कौन से सेंटर का क्या लोकेशन है, राइट। आपको मैप नहीं बनाया ना, वो तो मैं सिखा रही हूँ। इन लोकेशंस के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आप जो है आप अपने वेयर हाउस की लोकेशन यहाँ पर किस कोऑर्डिनेट मीन्स आपके वेयर हाउस का लैटिट्यूड क्या होगा, आपके वेयर हाउस का लॉन्गिट्यूड क्या होगा, आप इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बिहाफ पर डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ? तो इनके अकॉर्डिंग आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपको यहाँ पर हर प्लेस की, हर लोकेशन का और क्या गिवन होगा? वॉल्यूम। तो मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और साथ में उसकी डिमांड कितनी है वो गिवन है, हर लोकेशन का एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसका वॉल्यूम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स उसका वॉल्यूम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट और उसका वॉल्यूम गिवन होगा। उसके बिहाफ पर अब आप अपने वेयर हाउस का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे कि उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे होगा। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको क्या निकालना? अपने वेयर हाउस का एक्स लॉन्गिट्यूड और वाई मीन्स लैटिट्यूड। कैसे निकालेंगे? जितनी लोकेशंस के आपके लॉन्गिट्यूड हैं उनको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना। मीन्स आप क्या करेंगे? हर लोकेशन के लॉन्गिट्यूड को उसके वॉल्यूम के साथ प्लस करके सम ऑफ वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जितनी भी लोकेशन का वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको हम वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके बस सम ऑफ वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपका जो वेयर हाउस है उसका एक्स वाई मीन्स उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा? मान लीजिए आज ही क्वेश्चन करते हैं।
देखो आपको क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा। आइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड देखते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 9, ऊपर कौन सी इलस्ट्रेशन थी, वो भी 9 थी, कमाल है। चलो कोई बात। कहता सपोज XYZ लिमिटेड वांट्स टू ओपन ए रिटेल शॉप इन कोलकाता। उनको रिटेल शॉप ओपन करनी है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इट फर्स्ट सेलेक्ट 4 लोकेशन सच एज L1, L2, L3, L4। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकेशन मीन्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ कस्टमर, वहाँ पर कितने कस्टमर्स हैं वो गिवन है। अब यहाँ पर अगर वो L1 में मीन्स लोकेशन L1 में जो है अपना सेटअप करते हैं तो वहाँ पर उनकी डिमांड जो होगी वो होगी 200। अब इसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो ये गिवन है। अब सेकंड लोकेशन जो है, सेकंड लोकेशन उसका वॉल्यूम इतना है और उसका मीन्स ये होगी डिमांड, और उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इतना है, ऐसे ही सो ऑन। अब वो कहता है कि ये लोकेशन कहाँ पर सेट हो। अगर आपको XY कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना, तो इस लोकेशन को निकालने के लिए, इस लोकेशंस को निकालने के लिए ऑब्वियसली जो भी इन लोकेशन का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, अब ऐसी प्लेस पर आपको ये सेटअप करना है। मान लो ये 4 लोकेशन ये हैं, ये यही लोकेशंस है, ये 4 लोकेशन ये हैं, राइट। यहाँ पर डिमांड दी हुई है कि भाई यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150 है। तो मीन्स हम ऐसी प्लेस पर जो है इसको लोकेट करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड है उसके तो ज़्यादा पास हो, जो मिनिमम डिमांड है उससे ऐसा नहीं काफ़ी दूर हो कि उस डिमांड को हम फुलफिल। तो मीन्स ऐसा एक कोऑर्डिनेट निकालना है, ऐसा प्लेस निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम वॉल्यूम लिखेंगे, लोकेशंस लिखेंगे। लोकेशन कौन कौन सी है हमारी, L1, L2, L3, L4। अब उसका वॉल्यूम मीन्स हर लोकेशन का वॉल्यूम, L1 का है 200, L2 का है 100, L3 का है 100 और इसका है 200। अब हर लोकेशन का लॉन्गिट्यूड, इसका है 30, 90, 130, 60 एंड लैटिट्यूड Y1 100, 120, 130 और 40। हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकालना है किसका, कोलकाता वेस्ट बंगाल के एक रिटेल हाउस का। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले XI Y1 इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, ऐसे ही XI YI और V1 इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। तो ये पहले ये वाला करते हैं, क्या आया आपका, ये आ गया हमारा 6000, ये हमारा आ गया 9000, दिस इज़ 13000 और दिस इज़ 12000। ऐसे ही इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 20,000 एंड 12,000। आप कैलकुलेशन प्लीज़ आप खुद भी एक बार देख लीजिए, 13,000 और 8,000। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो प्लस करके कितना आ जाएगा आपका, 6 और 9 15 हो गया, 15 और 13 18 28 28 और ये हो गया आपका 40, तो 40,000 ये हो गया हमारा 40,000। ऐसे ही सो ऑन इसका कर लीजिए, ये हो गया आपका 3 और 5 25 20 45 45 और 8 आपका हो गया 53,000। और वॉल्यूम का भी सम कर लीजिए, 2 3 4 5 6 600। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकेशंस। सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सम ऑफ XI VI मीन्स नंबर ऑफ जो भी लोकेशन है L1 L2 L3 एंड सम ऑफ VI। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, सम ऑफ YI VI एंड सम ऑफ VI। तो ये हमारा कितना गिवन है, देखिए 40,000 डिवाइडेड बाय 600,
ये है 53,000 डिवाइडेड बाय 600। नाउ आपका क्या आंसर आ रहा है, आप मुझे बताएंगे कितना आंसर आया आपका। दिस इज़ अराउंड 66.66 आ रहा है, और इसका आ रहा है आपका 53,000 डिवाइडेड बाय 600, इट्स अप्रॉक्सीमेट 88.33। ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। तो देखते हैं, अराउंड इन्होंने, हमने पॉइंट्स में निकाला है, इन्होंने ऐसे आंसर्स निकाला है। तो पॉइंट्स में आ रहा है, देन प्रेफरेबल कि आपको अगर आंसर ऐसे ही दिया है तो आप आंसर को ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट्स में ना लिख के। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हैं तो आप कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ही लिखा है, मिनिमाइज कर लीजिए कि जहाँ तक आप इसको जो है वो ऊपर और नीचे जो है कट कर सकते हो। तो ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। यहाँ पर मीन्स जो आपका रिटेल शॉप होगा वो इन लॉन्गिट्यूड और इस लैटिट्यूड पर जो है वो लोकेट होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। तो आपको ये दो मेथड है। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बता दिया है कि ये अलग से हमने डिस्कस किया हुआ है इसका लोकेशन निकालने के लिए। और फैक्टर रेटिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक कॉस्ट वॉल्यूम, वो इलस्ट्रेशन 19 आप देख लीजिए, वो मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स में जो है मैंने डिस्कस कर रखा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फैसिलिटी लोकेशन। आप फैसिलिटी लेआउट का भी कुछ न्यू सिलेबस में क्वेश्चन जो है अलग टाइप के दिए हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, बाय स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।